प्राचीन राक्षस खंडहर का परीक्षा स्थल लगभग समाप्त होने वाला था। परीक्षा स्थल को पूरी तरह से पार करने के बाद आर्यन और उसके साथी प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में पहुंच गए, जो उस प्राचीन राक्षस खंडहर का मध्य क्षेत्र था। यह मध्य क्षेत्र प्राचीन राक्षस खंडहर की सबसे रहस्यमयी जगह थी। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन युग में सम्राट चंद्रमा ने यहाँ एक ऐसे प्राणी का वध किया था जो शक्ति में उनके ही समान था। उस भयंकर युद्ध के बाद से प्राचीन राक्षस खंडहर की दानव ऊर्जा कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसी युद्ध के कारण प्राचीन राक्षस खंडहर एक वर्जित क्षेत्र से बदलकर अपनी वर्तमान खतरनाक स्थिति में आ गया। अब प्राचीन राक्षस खंडहर उतना खौफनाक नहीं रहा जितना वह प्राचीन युग में हुआ करता था। यह अब कोई मौत का वर्जित क्षेत्र नहीं, बल्कि केवल एक खतरनाक जगह भर रह गया था। यहाँ की जमीन जलकर काली पड़ चुकी थी और प्राचीन युग के उस महायुद्ध के कुछ निशान आज भी साफ दिखाई देते थे। कहा जाता है कि वह युद्ध बेहद कठिन था। सबसे रहस्यमयी सम्राट चंद्रमा को भी उस प्राणी को मारने के लिए पूरे 9 आसमानों की अवधि तक संघर्ष करना पड़ा था। तब जाकर उस अजेय शत्रु का अंत हुआ। प्राचीन सम्राट, जिनमें से हर एक अजेयता का प्रतीक है। हर सम्राट अपने युग का अजेय योद्धा होता था, जो अरबों जीवों में केवल एक ही पैदा होता था। मानव जाति के प्राचीन इतिहास में ऐसे कुछ ही सम्राट हुए हैं। सम्राट अजेय होने का प्रमाण है, जो 9 क्षेत्रों और 10 दिशाओं पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं और भूत, वर्तमान तथा भविष्य को अपने नियंत्रण में रखते हैं। उनका प्रभाव हमेशा से असीमित और अजेय रहा है। फिर भी रहस्यमयी और शक्तिशाली सम्राट चंद्रमा को प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में उस प्राणी का वध करने के लिए पूरे 9 आसमानों की शक्ति लगानी पड़ी। तब जाकर वह मारा गया। इससे पता चलता है कि वह प्राणी कितना खौफनाक था। मध्य क्षेत्र में अनगिनत युग बीत जाने के बाद भी कुछ बची हुई सम्राट मुद्राएं मौजूद थीं, जो अभी तक नष्ट नहीं हुई थीं। ये सम्राट मुद्राएं मुख्य रूप से प्राचीन राक्षस खंडहर के प्राणियों को रोकने के लिए थीं और मानव जाति को इनसे कोई खतरा नहीं था। अन्यथा आर्यन और उसके साथी इस जगह पर कदम भी नहीं रख पाते। पिछली बार आर्यन और उसके साथी गलती से देवपतन वर्जित क्षेत्र में चले गए थे और कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे। प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयां भी प्राचीन युग में देवपतन वर्जित क्षेत्र की तरह ही एक वर्जित क्षेत्र हुआ करती थीं। उस भयंकर युद्ध के बाद यह अब केवल एक खतरनाक क्षेत्र बनकर रह गया था। क्या वह कोई बाहरी जाति का है? आर्यन के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। उसने एक बाहरी जाति के प्राणी को तेजी से प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में ओझल होते देखा। बाहरी जातियों के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन और उसके साथी तुरंत सतर्क हो गए। भले ही प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयां अब प्राचीन युग की तरह मौत का वर्जित क्षेत्र नहीं थीं, लेकिन फिर भी वे बहुत खतरनाक जगह थीं। प्राचीन राक्षस खंडहर मानव जाति के क्षेत्र के भीतर स्थित है। इस दौरान आर्यन और उसके साथी यहाँ साधना कर रहे थे और उन्होंने कभी किसी बाहरी जाति को यहाँ नहीं देखा था। अब अचानक बाहरी जातियों का यहाँ प्रकट होना कोई साधारण बात नहीं थी। कृतिका की आंखों में एक गहरी चमक उभरी और उसे कुछ पुरानी कहानियां याद आ गईं। किंवदंतियों में कहा गया है कि प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में बहुत बड़े अवसर छिपे हैं। क्या ये बाहरी लोग उन्हीं अवसरों की तलाश में यहां आए हैं? प्राचीन राक्षस खंडहर ने प्राचीन युग में स्वयं सम्राट चंद्रमा को यहां आने और इसे दबाने के लिए मजबूर किया था। अगर यहां कोई अवसर हैं भी, तो वे उतने आसान नहीं होंगे जितने दिखते हैं। चलो उनके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये बाहरी लोग आखिर करना क्या चाहते हैं, मेघना ने शांत स्वर में कहा। आर्यन और उसके साथियों ने कुछ खतरनाक जगहों से बचते हुए सावधानी से बाहरी लोगों का पीछा करना शुरू किया। जैसे जैसे वे प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में उतरे, आर्यन का चेहरा और भी गंभीर होता गया। उसने देखा कि वहां बाहरी जातियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वहां केवल व्योम असुर वंश के लोग ही नहीं थे, बल्कि सहज देवता और अराजक राक्षस वंश के प्राणी भी मौजूद थे। इन 3 प्रमुख शाही जातियों के अलावा कुछ अन्य शाही बाहरी कुलों और साधारण छोटे कुलों के योद्धा भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। यक्ष, राजकुल,
असुर राजकुल और अंधकार राजकुल, ये 3 महान राजकुल भी वहां पहुंचे थे। यहां तक कि अप्सरा कुल के योद्धा भी वहां उपस्थित थे। इन कुछ राजकुलों के अलावा कंकाल कुल, दुष्ट आत्मा कुल, दानव शव कुल, ज्वाला कुल, गंभीर हिम कुल, विशालकाय कुल और मकर कुल जैसी बाहरी जातियां भी मौजूद थीं। इतने सारे बाहरी लोग मानव जाति की नजरों से छुपकर प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में आ रहे हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश होगी। इसके अलावा आर्यन ने यह भी ध्यान दिया कि ये बाहरी लोग ज्यादातर युवा पीढ़ी के थे। उनके साथ कोई भी पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति नहीं था। प्राचीन राक्षस खंडहर बहुत ही अजीब जगह है। पुरानी पीढ़ी के योद्धा आमतौर पर यहां आना पसंद नहीं करते। अनगिनत युगों से यह जगह बहुत ही मनहूस रही है। जो भी पुराने और अनुभवी योद्धा यहां आए, उन्हें हमेशा मौत का सामना करना पड़ा। इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो, पुरानी पीढ़ी के योद्धा प्राचीन राक्षस खंडहर में कदम रखना नहीं चाहते। मैं जाकर एक बाहरी को पकड़कर लाता हूं और उससे पूछता हूं। आर्यन पलक झपकते ही तेज गति से उड़ा और जल्द ही एक बाहरी को पकड़ लाया। यह अप्सरा कुल की एक युवा लड़की थी, जिसके माथे के बीच लाल रंग का सिंदूरी निशान था। अप्सरा कुल की वह लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति के लोग उसे पकड़ लेंगे, वह भी बाकी बाहरी लोगों को भनक लगे बिना। तुम क्या करना चाहते हो? अप्सरा कुल की लड़की ने अपनी दोनों बाहों से अपनी छाती को ढकते हुए आर्यन को बेहद सतर्क निगाहों से देखा। आर्यन पल भर के लिए निशब्द रह गया। क्या मैं तुम्हें कोई लुच्चा लफंगा दिखता हूं? ऐसा नहीं है कि तुम दिखते हो, तुम हो ही, कृतिका और बाकी सबने एक साथ कहा। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। क्या वह सच में कोई लुच्चा लफंगा दिखता है? अप्सरा कुल की उस लड़की की उसे देखकर पहली प्रतिक्रिया अपनी छाती को ढकने की थी। वह उसे इतनी सतर्कता से देख रही थी जैसे वह सच में अप्सरा कुल की उस लड़की के साथ कुछ बुरा करने वाला हो। आर्यन ने अप्सरा कुल की लड़की पर अपनी ठंडी नजर डाली और शांत स्वर में कहा, तुम बाहरी लोगों का प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में आने का क्या इरादा है? यह मत कहना कि तुम्हें नहीं पता, वरना मुझे नहीं पता, मैं तो बस गलती से यहां आ गई थी। तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अप्सरा कुल की लड़की ने ठंडी आह भरते हुए कहा और अपनी बाहों को अपनी छाती पर और भी कस लिया। आर्यन के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसने त्योरियां चढ़ाते हुए जोर से कहा, तुम्हें सच में नहीं पता? मैंने पहले ही व्योम असुर वंश, सहज देवताओं और अराजक राक्षस वंश के लोगों को देख लिया है। यक्ष राजकुल, असुर राजकुल और अंधकार राजकुल को भी देखा है। क्या तुम अभी भी झूठ बोलना चाहती हो? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अप्सरा कुल की लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। आर्यन हंसा, कुछ कदम आगे बढ़ा और अप्सरा कुल की उस लड़की को चट्टान के किनारे तक धकेल दिया। हे, मैंने सुना है कि अप्सराएं हमेशा पवित्र रहती हैं और अगर उनकी पवित्रता आज भंग भी हो जाए तो कल वे फिर से उसे प्राप्त कर लेती हैं। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता। अप्सरा कुल की लड़की गुस्से और शर्म से लाल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जैसे उसे सच में कुछ न पता हो। सर, आर्यन मुस्कुराया और उसे आगे परेशान करना बंद कर दिया। अगर वह कुछ ज्यादा ही भद्दा बर्ताव करता तो कृतिका और बाकी सब मिलकर पक्का उसकी पिटाई कर देते। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में अपनी मूल ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक युवा लड़की की आकृति उकेरी। उस लड़की के माथे के बीच भी लाल रंग का सिंदूरी निशान था। हवा में बनी उस लड़की की आकृति उसके सामने खड़ी लड़की से थोड़ी बहुत मिल रही थी। जी हां, यह ठीक उसी अप्सरा कुल की दासी की शक्ल थी जिसे आर्यन ने नील मेघनगर के रण अंबर नीलामी घर से खरीदा था। उसने उस अप्सरा कुल की दासी की शक्ल हवा में बनाई और फिर अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए मारने का इशारा किया। जैसे ही आर्यन ने अप्सरा कुल की उस दासी की आकृति बनाई, उसके सामने खड़ी अप्सरा कुल की लड़की के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। वह एक कदम आगे बढ़ी और आर्यन के करीब आकर बेहद घबराहट के साथ उस आकृति को घूरने लगी। तुम्हारे पास इसकी तस्वीर कैसे है? अप्सरा कुल की लड़की ने बेचैनी से आर्यन का हाथ पकड़ते हुए पूछा। आर्यन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने धीमे स्वर में कहा,
क्या तुमने देखा नहीं? मैंने इसे अभी अभी अपनी मूल ऊर्जा से बनाया है। नहीं, तुमने इस इंसान को कहां देखा? मुझे जल्दी बताओ, अप्सरा कुल की लड़की ने हड़बड़ाते हुए कहा। आर्यन जोर से हंस पड़ा। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि यह यंग मास्टर कितना आकर्षक है। यह वह औरत है जिसके साथ मैंने रात बिताई है, तो जाहिर है कि मुझे उसकी शक्ल याद होगी। तुम बकवास करते हो। एक अप्सरा किसी मानव के साथ वह सब कैसे कर सकती है? वह अप्सरा कुल की लड़की गुस्से से चीख पड़ी। आर्यन मुस्कुराया। खैर, मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रही थी। अगर तुम मुझे इस बार तुम बाहरी लोगों का इरादा नहीं बताओगी तो मैं वापस जाकर अपनी इस छोटी सी रखेल को मार डालूंगा। हाँ, वही जो तुम्हारी अप्सरा है, जो हमारी जाति के नहीं है। उनके इरादे भी हमेशा अलग ही होते हैं। भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उन्हें जड़ से मिटा देना ही बेहतर है। तुम अप्सरा कुल की अप्सरा गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन वह आर्यन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अगर आर्यन ने सच में उनकी अप्सरा को मार डाला तो वापस जाने पर उसे निश्चित ही सजा भुगतनी पड़ेगी। और तो और, अगर आर्यन ने उसे सच में मार दिया तो उसके पास लौटने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। आर्यन अपनी बात छुपाने के लिए पक्का उसकी भी जान ले लेगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बेरुखी से कहा, क्या अब तुम्हारे मुंह से आवाज निकलेगी? तुम बाहरी जातियों के लोग आखिर करना क्या चाहते हो, जो प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में इस तरह इकट्ठा हो रहे हो? तुम, ठीक है, अगर तुम मुझे अप्सरा से मिलवाओगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अप्सरा कुल की अप्सरा ने हार मानते हुए कहा। आर्यन ने बेपरवाही से उस पर नजर डाली। मैं तुमसे कोई सौदा नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। खूबसूरत औरतों के आगे मैं वैसे भी खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए अगर तुम अभी भी चुप रही तो मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा गहराई से विचार विमर्श करना पड़ेगा। वैसे भी तुम एक बाहरी जाति की हो और तुम्हारे साथ मजा लेने के बाद भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए मैं तुम्हें सीधा मार डालूंगा। तुम नीच लुच्चे। ठीक है, मैं बताती हूं। कुछ ही समय पहले तीनों महान सम्राट कुलों ने यह खबर फैलाई थी कि प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में मौजूद मुहर कमजोर पड़ गई है। प्राचीन युग में और उससे भी पहले यहां कई भयंकर विश्व विनाशक युद्ध हुए थे। किंवदंतियों के अनुसार उस मुहर के भीतर स्वर्ग के विरुद्ध जाने वाले चमत्कारिक अवसर और खजाने छिपे हैं। इसीलिए विभिन्न कुलों ने अपनी कुछ युवा प्रतिभाओं को यहां भेजा है। अप्सरा कुल की अप्सरा शर्म और गुस्से से लाल थी, लेकिन अंततः उसने समझौता कर लिया और इस बार बाहरी जातियों के आने का असली मकसद बता दिया। प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में प्राचीन युग और उससे भी पहले के काल की एक मुहर मौजूद थी। कहा जाता था कि उसके भीतर चमत्कारिक अवसर मौजूद है और इस बार सभी कुलों का लक्ष्य उन्हीं अवसरों को हथियाना था। तीनों महान सम्राट कुलों के नेतृत्व में कई राजकुलों और अन्य बाहरी जातियों की प्रतिभाएं यहां आई थीं। जाहिर है, आर्यन को सबसे ज्यादा चिंता उनके साधना स्तर की थी और अंततः उसे पता चल ही गया कि तीनों महान सम्राट कुलों को छोड़कर बाकी सभी जातियों ने केवल आकाश तत्व क्षेत्र के योद्धाओं को ही भेजा था। तीनों महान सम्राट कुलों ने एक एक धराचरम क्षेत्र के विशेषज्ञ को भेजा था, जिनके पास गुप्त खजाने थे जो उन्हें सबसे खतरनाक बनाते थे। ये तीनों यहां इसीलिए आए थे, पहला ताकि वे अन्य जातियों को डरा कर रख सकें और दूसरा ताकि वे पूरी जिम्मेदारी संभाल सकें। आर्यन के चेहरे के भाव बदल गए और उसके दिमाग में कई बातें घूमने लगीं। वह प्राचीन मुहर, कहीं वह हमारी मानव जाति के सम्राट द्वारा तो नहीं लगाई गई थी। प्राचीन राक्षस खंडहर में न केवल सम्राट चंद्रिमा ने अपने ही समान एक शक्तिशाली प्राणी का वध किया था, बल्कि नक्षत्र सम्राट भी यहां आए थे। अगर यहां कोई मुहर है तो बहुत मुमकिन है कि वह इन्हीं दोनों सम्राटों ने लगाई हो। कृतिका, एक शाही कुल की वंशज होने के नाते ऐसे कई रहस्य जानती थी। अप्सरा कुल की अप्सरा ने सिर हिलाया। यह सचमुच एक मानव जाति के सम्राट की ही मुहर है। तीनों महान सम्राट कुलों ने यह खबर उड़ाई है कि इसके भीतर अथाह खजाना है, इसीलिए उन्होंने इसे लूटने के लिए विभिन्न कुलों की प्रतिभाओं को इकट्ठा किया है। खजाना लूटेंगे? यह किस तरह की जगह है? प्राचीन राक्षस खंडहर,
जो प्राचीन युग से पहले मौत का वर्जित क्षेत्र हुआ करता था। चूंकि 2 सम्राटों ने इस जगह पर मुहर लगाई थी, इसका मतलब है कि सम्राट भी नहीं चाहते थे कि अंदर की चीज बाहर आए। क्या हो अगर अंदर कोई खजाना नहीं बल्कि कोई अनजान खौफनाक प्राणी कैद हो? आर्यन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। व्योम असुर वंश, सहज देवता और अराजक राक्षस वंश ने एक बार आर्य कुल पर हमला किया था और उसे हमेशा लगता था कि ये तीनों जातियां कोई अच्छी खबर नहीं ला सकती। अगर सच में वहां कोई अपार खजाना होता तो क्या वे तीनों कुल उस पर अकेले कब्जा नहीं कर लेते? उन्होंने खास तौर पर ज्यादातर बाहरी जातियों को एक साथ मिलकर खजाना लूटने के लिए बुलाया है। यह जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होना चाहिए। अप्सरा कुल की अप्सरा सोच में पड़ गई। लेकिन ऐसी किंवदंतियां अन्य जातियों में भी मशहूर हैं। हमारे अप्सरा कुल में भी यह किंवदंती है कि प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में सचमुच कोई खजाना है। अगर ऐसा न होता तो हम तीनों महान सम्राट कुलों के बुलावे पर कभी नहीं आते। हे महान सम्राट कुल, पिछली बार बाहरी जातियों द्वारा मेरे आर्य कुल पर किए गए हमले का हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ है। चूंकि इस बार मेरा सामना उनसे हो गया है तो यह उनकी ही बदकिस्मती है। व्योम असुर वंश, सहज देवता, अराजक राक्षस वंश, इनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। चलो हम उनके पीछे चलते हैं और देखते हैं। मुझे हमेशा से लगता है कि यह कोई खजाना नहीं बल्कि एक साजिश है। अगर कोई भयानक दानव आजाद हो गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आर्यन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। जिस चीज को नक्षत्र सम्राट और सम्राट चंद्रिमा को मुहर लगाकर कैद करना पड़ा हो, वह कोई खजाना या अवसर कैसे हो सकता है? चूंकि वह खजाना नहीं था तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह कोई ऐसी चीज थी जिससे सम्राट भी डरते थे। एक बार अगर ऐसी कोई चीज मुहर तोड़कर बाहर आ गई तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। उस समय प्राचीन राक्षस खंडहर में साधना कर रहे इन शिष्यों का अंजाम निश्चित रूप से बहुत बुरा होगा। प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराइयों में एक चट्टान के किनारे पर एक देव असुर प्रतिमा खड़ी थी। उस देव असुर प्रतिमा के ठीक सामने एक प्राचीन और खौफनाक वेदी बनी हुई थी। सैकड़ों बाहरी जातियों के लोग यहां प्राचीन ग्रंथों का मंत्रोच्चार कर रहे थे और उस वेदी पर पहले से ही बहुत सारा खून बिखरा हुआ था। यह खून विभिन्न जातियों के खून का मिश्रण था और वह वेदी अनंत आत्माओं के खून से रंगी हुई थी। व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार ने बेपरवाही से कहा, हमारे विभिन्न कुलों का खून पहले ही बलि चढ़ाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है। हम खजाना हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लगता है इस बार हमारी किस्मत में निराश लौटना ही लिखा है। क्या सच में उस खजाने को पाना नामुमकिन है? यह सब मानव जाति के उन नफरत के काबिल सम्राटों की वजह से है जिन्होंने इस जगह पर मुहर लगा दी थी, वरना हमारे कुलों ने बहुत पहले ही उस खजाने को हासिल कर लिया होता। अराजक कुल के 9वें दिव्य पुत्र ने ठंडी आह भरते हुए कहा। तीनों महान सम्राट कुलों के उत्तराधिकारियों में से केवल सहज देवता कुल का 9वां दिव्य पुत्र ही शांत खड़ा था। सर, सहज देवता कुल के 9वें दिव्य पुत्र ने जेड की एक बोतल खोली जिससे मानव जाति के कई योद्धा बाहर गिर पड़े। हा, यहां आने से पहले ही मेरे दिव्य प्रभु ने मुझे बता दिया था कि अगर अनंत आत्माओं का खून भी मुहर को नहीं खोल पाता तो मानव जाति के खून की बलि चढ़ा देना। सहज देवता कुल के 9वें दिव्य पुत्र ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, आह, तुम कमीनी बाहरी जातियों के लोग, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मास्टरों, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। मानव जाति के उन कई योद्धाओं के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया। उनकी तो पहले ही डर के मारे रूह कांप रही थी। वे इस बार नक्षत्र गुरुकुल के नए शिष्य थे। परीक्षा स्थल से पकड़े गए ये गिने चुने लोग सभी वर्मा परिवार के योद्धा थे। असुर कुल के राजकुमार ने व्यंग्य कसते हुए कहा, देखा, यह है मानव जाति, कमजोर मुर्गियों की तरह। इतनी कमजोर मानव जाति, फिर भी केवल कुछ सम्राटों के पैदा होने की वजह से उन्होंने रणअंबर महाद्वीप के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। सच में कितने कमजोर और निकम्मे हैं, इतने अयोग्य, सच में शर्मनाक। इस राजकुमार को तो इन्हें मारते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ गंदे हो जाएंगे।
यक्ष कुल के राजकुमार ने तिरस्कार से कहा। छपाक। सहज देवता कुल के 9वें दिव्य पुत्र ने वर्मा परिवार के उन योद्धाओं को घृणा की दृष्टि से देखा और अपनी उंगलियों से प्रकाश की कई किरणें निकालीं जो उनके शरीरों को चीरती हुई आर पार हो गईं। वेदी पर खून बहने लगा और पूरी वेदी अचानक से चमक उठी। विभिन्न कुलों का खून पहले ही बहाया जा चुका था और अब मानव जाति का खून मिलते ही वेदी ने आखिरकार अपनी प्रतिक्रिया दिखा दी। धक धक प्राचीन मंत्रों के उच्चारण की आवाजें उठने लगीं और खौफनाक राक्षसी दहाड़ें चारों दिशाओं में गूंज उठीं, जिससे वहां की भयानक आभा और भी घनी हो गई। देव असुर प्रतिमा में चेतना जागने लगी। वह अब पुनर्जीवित हो रही थी। हा, हम जो गुप्त खजाने लाए हैं और साथ में अनंत आत्माओं के इस खून की बदौलत हम निश्चित रूप से इस देव असुर प्रतिमा को जगाने में सफल होंगे। जब यह देव असुर प्रतिमा और मानव जाति के सम्राट की मुहर लड़कर एक दूसरे को तबाह कर देंगे, तब हम इस जगह के सारे खजाने लूट लेंगे। व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार ने जोर से ठहाका लगाया। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? दूर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। आर्यन अभी अभी वहां पहुंचा था और उसने देखा कि अब बहुत देर हो चुकी है। वेदी चमकने लगी थी और देव असुर प्रतिमा फिर से जिंदा हो रही थी। व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार ने तुरंत व्यंग्य किया और आर्यन पर एक ठंडी तिरस्कार भरी नजर डालते हुए कहा, मुझे लगा मानव जाति का कोई बहुत बड़ा महारथी आ गया है, लेकिन यह तो आर्य कुल का वही छोकरा निकला। तुमने देव सम्राट घाटी में मेरे 9वें भाई को मारा था। पहले तुम अपने आर्य कुल में छुपकर बैठे थे, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं सका, लेकिन आज तुम खुद अपनी मौत का परवाना लेकर मेरे दरवाजे पर आ गए हो। अब मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। क्या तुम्हें अपनी मौत का इतना ही शौक है? आर्यन के मुंह से बस यही एक वाक्य निकला और उसने व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार पर एक ठंडी नजर डाली। भले ही उसका विरोधी धराचरम क्षेत्र का एक शक्तिशाली महारथी था, फिर भी आर्यन के मन में जरा भी खौफ नहीं था। व्योम असुर वंश के नील गगन के 8वें राजकुमार ने अपनी भौहें सिकोद दी। उसके चेहरे पर एक बेहद गंभीर और भयानक भाव था। व्योम असुर वंश का 8वां राजकुमार होने के नाते वह जहां भी जाता उसे भरपूर सम्मान मिलता था। उसके कानों में हमेशा केवल चापलूसी और तारीफ के ही शब्द पड़े थे। वह न केवल व्योम असुर वंश का 8वां राजकुमार था, बल्कि विदेशी प्रजातियों के बीच शाही रक्त चिह्न का सीधा वंशज भी था। व्योम असुर वंश 10,000 प्रजातियों के बीच 3 महान शाही परिवारों में से एक था। सभी प्रजातियां उनका सम्मान करती थीं और सीधा रक्त चिह्न होने के कारण व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार को तो सभी प्रजातियों द्वारा सिर आंखों पर बिठाया जाता था। यहां तक कि विदेशी प्रजातियों के कुछ कुल प्रमुख और बुजुर्ग भी, जिनकी साधना उससे कहीं अधिक थी, उसके साथ बेहद विनम्रता से पेश आते थे, क्योंकि वह व्योम असुर वंश का प्रतिनिधित्व करता था। अगर वह नाराज हो गया तो उन छोटे कुलों को भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। कई महान शाही परिवारों के उत्तराधिकारी भी उसके प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार रखते थे। कम से कम वे खुले तौर पर उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी शाही परिवार के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन आज कोई उसे फटकार लगा रहा था। आर्यन ने उसे रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिखाया। व्योम असुर वंश और आर्य कुल के बीच गहरी दुश्मनी थी और उसका उनके साथ एक ऐसा खूनी बैर था जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। नील मेघ युद्ध के दौरान व्योम असुर वंश ने व्योम पवित्र तलवार निकाली थी, जिसके कारण पूरा आर्य परिवार लगभग नष्ट ही हो गया था। अब व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार का सामना होने पर उसने कोई नरमी नहीं दिखाई। उसने 8वें राजकुमार पर एक ठंडी और तीखी नजर डाली और उसे बिना किसी दया के फटकार लगाई, मानो वह राजकुमार कोई कचरा हो। व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा, नीच मानव जाति, क्या तुम इस राजकुमार से इसी तरह बात करते हो? उसने आर्यन को घूरते हुए देखा। वह ऊंचाई से उसे नीचा दिखाने वाले भाव से देख रहा था, जैसे मानव जाति की उसके सामने कोई औकात ही न हो। उसकी वह नजर ऐसी थी जो सभी जीवित प्राणियों को केवल चींटियों के समान मानती थी। उसका अहंकार उसकी रग रग में बसा था और उसके चेहरे पर भी साफ झलकता था। उसकी नजर में
मानव जाति 10,000 प्रजातियों के लिए केवल रक्त भोजन थी। उस दूर के प्राचीन युग में मानव जाति विभिन्न प्रजातियों के लिए केवल उनके गुलाम और उनका भोजन हुआ करती थी। नीच, तुम कीट थे? क्या तुम खुद को बहुत महान समझते हो? आर्यन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ व्योमसुर वंश के 8वें राजकुमार को देखा और बेरुखी से कीट थे। सभी विदेशी प्रजातियां इस बात से आग बबूला हो उठीं। व्योमसुर वंश 10,000 प्रजातियों के बीच शाही परिवारों में से एक था। अगर व्योमसुर वंश एक कीधा था तो फिर उनकी क्या हैसियत थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके दिलों में मानव जाति हमेशा से एक कमजोर और दयनीय प्रजाति रही थी। उन्होंने अभी तक अपनी यह सोच नहीं बदली थी। वे अभी भी उसी अतीत में जी रहे थे, उस युग में जहां मानव जाति विभिन्न प्रजातियों का भोजन हुआ करती थी। उनका मानना था कि 10,000 प्रजातियों में केवल मानव जाति ही सबसे ज्यादा कमजोर थी। मानव जाति उन्हें विदेशी प्रजातियां मानती थीं, लेकिन वे मानव जाति को 10,000 प्रजातियों का रक्त भोजन और अपना गुलाम मानते थे। व्योम असुर वंश का 8वां राजकुमार इतना क्रोधित हुआ कि वह जोर से हंस पड़ा। बहुत अच्छे नीच मानव, तुम वह समय भूल गए हो जब तुम्हारे पूर्वज विभिन्न प्रजातियों का निवाला बनते थे, जैसे तैसे अपनी जान बचाते थे और उन्हें खदे बेचकर सीमांत भूमि तक धकेल दिया गया था। अब भाग्यवश मानव जाति के कुछ प्राचीन सम्राटों की कृपा से तुमने पूर्वी प्रांत और मध्य भूमि हासिल कर ली है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी मानव जाति अब यहां राज कर सकती है? रक्त भोजन। व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार ने इन 2 शब्दों पर खास जोर दिया था। पहला, आर्यन और मानव जाति को अपमानित करने के लिए। दूसरा, 10,000 प्रजातियों की महानता दिखाने के लिए। और तीसरा, अपनी आभा के प्रभाव से जीत हासिल करने के लिए। आर्यन और अन्य दोनों ने ठंडी सांस ली। विदेशी प्रजातियों का मानव जाति को रक्त भोजन कहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे पूर्वजों का वह कलंक प्राचीन सम्राटों द्वारा बहुत पहले ही धोया जा चुका है, और हमारे पूर्वजों के उस खूनी अतीत को भी प्राचीन सम्राटों ने मिटा दिया है। तुम कीट हो? क्या तुम भूल गए हो कि प्राचीन युग में जब हमारी मानव जाति के प्राचीन सम्राट प्रकट हुए थे तो उन्होंने तुम्हें मध्य भूमि और पूर्वी प्रांत से बाहर खदेड़ दिया था। उस समय तुम तथाकथित महान विदेशी प्रजातियां आवारा कुत्तों की तरह अपनी जान बचाकर भागी थीं, आर्यन ने ताना मारते हुए कहा। व्योमसुर वंश का 8वां राजकुमार गुस्से से उबल पड़ा। चींटी, तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। बूम! कड़क! उसका पूरा शरीर बिजली से घिर गया। उसके चारों ओर बिजली कड़क रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो स्वयं वज्र देवता धरती पर उतर आए हों। व्योमसुर मुट्ठी! व्योमसुर वंश के 8वें राजकुमार ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी मुट्ठी बिजली से घिरी हुई थी और उसने आसमान चीरते हुए सीधा आर्यन की ओर एक जोरदार प्रहार किया। वह धराचरम क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा था। उसकी साधना आर्यन से 1 मध्य क्षेत्र और 6 निम्न क्षेत्र अधिक थी। इसके अलावा विदेशी प्रजातियों के एक शाही परिवार का सदस्य होने के नाते वह एक साधारण धराचरम क्षेत्र के योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। आर्यन के लिए उससे लड़ना धराचरम क्षेत्र के मध्यम चरण के किसी योद्धा से लड़ने से भी ज्यादा मुसीबत भरा था। हा हा! 8वें राजकुमार के इस वार के बाद आर्यन की मौत पक्की है। आर्यकुल के ये लगातार आने वाले सम्राट पुत्र सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं। ये हमेशा इन स्वार्थी मानव जाति वालों को बचाते फिरते हैं। इन सबको मार डालो। हा हा! आर्यकुल के सम्राट पुत्र दुनिया में सबसे मूर्ख होते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि मानव जाति की विभिन्न महान शक्तियां, जिन्हें वे अपना मानते हैं, कभी आर्य परिवार के बलिदानों की कद्र नहीं करती। वे तो उल्टे बार बार आर्य परिवार के खिलाफ ही साजिश रचती हैं। नहीं, उन्हें सब पता है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मानव जाति में कुछ समझदार लोग बचे हैं। कितनी मूर्खता है! मानव जाति जैसे स्वार्थी जीवों को तो बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लानत है, इस बार आर्य परिवार का एक और सम्राट पुत्र मुसीबत खद्दी करने आ गया। उसने हमारी योजना को लगभग बर्बाद ही कर दिया है। इसे तो जान से मार देना चाहिए। विदेशी योद्धा गुस्से में भरे हुए थे। वे लगातार ताने मार रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे।
उन्हें पूरा यकीन था कि आर्यन की मौत अब निश्चित है। व्योम असुर वंश का 8वां राजकुमार और आर्यन दोनों ही शाही और सम्राट परिवारों के वंशज थे। उनका रक्त चिन्ह और उनकी नींव एक दूसरे के बिल्कुल समान और टक्कर की थी। हालांकि नील गगन का 8वां राजकुमार पहले से ही धराचरम क्षेत्र का एक योद्धा था और आर्यन अभी केवल आकाश तत्व क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का योद्धा था। दोनों के बीच पूरे एक मध्य क्षेत्र का बड़ा अंतर था, इसलिए इस लड़ाई का नतीजा बिना किसी शक के पहले से ही तय लग रहा था। नील गगन के 8वें राजकुमार ने अपने पहले ही प्रहार में व्योम असुर मुट्ठी का इस्तेमाल किया था। इस बात ने विदेशी प्रजातियों का उसके प्रति विश्वास और भी मजबूत कर दिया था। व्योम असुर मुट्ठी यह व्योमासुर वंश की सबसे खतरनाक और अंतिम तकनीक थी। यह एक ऐसा अजेय कौशल था जिसने एक बार मानव जाति के एक मानव सम्राट का वध किया था। उस दूर के प्राचीन युग में व्योम असुर वंश के एक मानव सम्राट ने इसी प्रहार का उपयोग करके मानव जाति के एक मानव सम्राट के चित्थे उड़ा दिए थे। सतर्क ड्रैगन का पलटवार। आर्यन का चेहरा बेहद गंभीर था। अपनी असली ताकत के साथ सामना किया गया यह उसका अब तक का सबसे मजबूत दुश्मन था। हालांकि उसने इससे पहले भी धरा चरम क्षेत्र और गगन चरम क्षेत्र के योद्धाओं को मार गिराया था, लेकिन वह सब मुख्य रूप से व्यूह रचनाओं की शक्ति के भरोसे किया गया था। आज उसे अपनी खुद की असली ताकत और क्षमता के दम पर लड़ेचना था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक जोरदार मुक्का मारा। यह ड्रैगन फीनिक्स कायाकल्प प्रहार की तीसरी शैली थी। सतर्क ड्रैगन का पलटवार। पाताल से उभरता गुप्त ड्रैगन और खेत में लौटता ड्रैगन के बाद यह तीसरी शैली थी और इसकी विनाशकारी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। कृतिका, मेघना और गार्गी को आर्यन की चिंता सताने लगी। वे जानती थीं कि आर्यन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका दुश्मन न केवल एक शाही परिवार का सदस्य था, बल्कि वह धराचरम क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी था जो आर्यन से पूरे एक मध्य क्षेत्र ऊपर था। इतना ही नहीं, आर्यन को डांव आघात भी लगा हुआ था। बूम! वह सुनहरी मुट्ठी और बिजली से भरी मुट्ठी आपस में टकराई। एक कानफोद्दू धमाका हुआ और उस झटके से दोनों ही पीछे की ओर उड़ गए। खांसते हुए यह राजकुमार सच में घायल हो गया। ए चींटी, इस राजकुमार की व्योम असुर मुट्ठी खाने के बाद अगर तू मरेगा नहीं तो जीवन भर के लिए अपाहिज जरूर हो जाएगा। व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार ने खून खांसते हुए खुद को संभाला। वह खड़हा हुआ और दूर गिरे आर्यन की ओर देखकर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला। हालांकि वह अहंकार से भरा हुआ था और आर्यन को एक तुच्छ चींटी समझता था, फिर भी उसने शुरुआत से ही अपनी सबसे खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसने अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं की थी, क्योंकि आर्यन ने उसके 9वें भाई को इसी कमजोर समझने वाली भूल के कारण ही मौत के घाट उतारा था। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने और आर्यन से एक मध्य क्षेत्र ऊपर होने के कारण उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने एक ही मुक्के से आर्यन को हमेशा के लिए अपाहिज कर देगा। सभी विदेशी प्रजातियां जोर जोर से हंसने लगीं। वे जमीन पर पड्डीडे और खून थूकते हुए आर्यन की ओर देखकर उसका मजाक उड़ा रही थीं। उनकी नजर में भले ही आर्यन की जान न जाए, लेकिन अब वह किसी काम का नहीं रहा था। व्योम असुर वंश का 8वां राजकुमार भले ही घमंडी था और मानव जाति को नीचा समझता था, लेकिन उसकी ताकत सच में बहुत खौफनाक थी। उसका स्तर भी आर्यन से एक मध्य क्षेत्र ऊपर था, इसलिए आर्यन को कुचलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। खांसते हुए, तुम्हें निराशा हाथ लगी। मैं अभी मरा नहीं हूं। यह कमबख्त डांव आघात, जब भी मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता हूं, यह घाव हरा हो जाता है। इसने सच में मुझे बांध कर रख दिया है। आर्यन ने अपने होठों से बहते खून को पोंछा। वह धीरे से खड्डा हुआ और कुछ ही दूरी पर खड्डी उन विदेशी प्रजातियों पर अपनी ठंडी और कातिलाना नजरें दौड़ ढाईं। आर्यन ने मन ही मन अपनी भौहें सिकोड़ दीं। धराचरम क्षेत्र के योद्धा व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार का सामना करते हुए उसके पास अपनी पूरी साधना शक्ति का उपयोग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इस बात ने उसके डांव आघात को और भी गहरा कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। विश्व विनाशक डांव चित्र की छाप ने तो लगभग उसकी डांव नींव के चित्ते ही उड़ा दिए थे। भाग्यवश
उसके पास उपचार संत विद्या थी। उसी समय आकाश तत्व हृदय चिह्न ने विश्व विनाशक डाव चित्र की छाप को दबा दिया और मोक्ष द्वार ने भी विश्व विनाशक डाव चित्र का कड़ीडीडीएचा विरोध किया। अगर ऐसा न होता तो इस बार शायद उसकी साधना गिरकर वापस आकाश तत्व क्षेत्र के निचले स्तर पर पहुंच जाती। इसकी कीमत बहुत बढ़ी थी। एक बार जब उसने अपनी 100% युद्ध शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो उस पर मौत का या फिर एक साधारण मनुष्य बन जाने का खतरा मंडराने लगा था। आर्यन केवल सच्चाई बयां कर रहा था क्योंकि वह अभी अभी एक बेहद खतरनाक अनुभव से गुजरा था। हालांकि दूसरों की नजरों में बात ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बिना दिखाए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना सबसे ज्यादा घातक होता है। आर्यन केवल आकाश तत्व क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का एक योद्धा था जो व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार से पूरे एक मध्य क्षेत्र नीचे था। फिर भी जीत उसी की हुई। भले ही व्योम असुर वंश का 8वां राजकुमार बेहद घमंडी था, लेकिन उसने आर्यन को कमजोर समझने की भूल नहीं की थी और अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने तुरंत ही व्योम असुर वंश की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक व्योम असुर मुट्ठी का इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद व्योम असुर वंश का 8वां राजकुमार, जिसने अपना पूरा जोर लगा दिया था और अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी, आर्यन के सामने टिक नहीं पाया। इस बात ने सचमुच वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ा दिए थे। अब विदेशी प्रजातियों के योद्धाओं को भी आर्यन को गंभीरता से लेना ही पड़ा। एक पतन की ओर बरक रहे सम्राट का यह वारिस असल में इतना खौफनाक था। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा निशब्द या यूं कहें कि गुस्से से पागल कर दिया था, वह यह थी कि अगर आर्यन केवल जीत जाता तो भी ठीक था, लेकिन उसने यह भी कह दिया कि वह डांव आघात से पीड़ित है। इसका सीधा सा मतलब यह था कि व्योम असुर वंश का 8वां राजकुमार एक घायल इंसान को भी हरा नहीं सका। यह न केवल व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार का अपमान था, बल्कि उन सभी विदेशी प्रजातियों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। तुम। आर्यन के ये शब्द सुनकर व्योम असुर वंश के 8वें राजकुमार ने गुस्से में आकर एक बार फिर मुंह भरकर खून थूका। वह अभी कुछ देर पहले ही आर्यन का मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि आर्यन उसके एक ही मुक्के से हार मान चुका है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से गलत था। वह तो एक घायल इंसान को भी नहीं हरा सका था। व्योम असुर वंश का 8वां राजकुमार होने के नाते वह आसानी से सच्चाई देख सकता था कि आर्यन सच में डांव आघात का दर्द झेल रहा था। आर्यन का डांव आघात कोई छिपा हुआ राज नहीं था। जहां साधारण योद्धाओं के लिए उसके डांव आघात को पहचानना मुश्किल था, वहीं शाही और सम्राट कुलों की महान प्रतिभाओं के लिए कुछ गुप्त तकनीकों का उपयोग करके इसे देख पाना संभव था। आर्यन के शरीर पर सच में गहरे घाव थे। आर्यन ने शांत भाव से नील गगन के 8वें राजकुमार की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। वह बेहद गंभीरता से देव असुर मूर्ति को घूर रहा था। देव असुर मूर्ति चमक रही थी और उसमें से एक खौफनाक आभा बाहर निकल रही थी, जो इस बात का इशारा थी कि उसके भीतर कैद देव असुर अब बाहर आने वाला है। यह एक दिल दहला देने वाला नजारा था और कोई नहीं जानता था कि उस मूर्ति के अंदर कैद वह देव असुर असल में कितना खौफनाक था। आर्यन ने अनुमान लगाया कि देव असुर मूर्ति के भीतर मौजूद वह प्राणी वही होना चाहिए जिसे प्राचीन युग में नक्षत्र सम्राट और सम्राट चंद्रमा ने मिलकर सील किया था। एक ऐसा प्राणी जिसे कैद करने के लिए एक सम्राट को आना पड़ा हो, वह निश्चित रूप से बहुत भयानक होगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नील गगन का 8वां राजकुमार गुस्से से उबल रहा था। उसने बिजली से घिरी एक युद्ध तलवार पकड़ दी और आर्यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। कड़क! ठीक उसी समय देव असुर मूर्ति में कुछ नए बदलाव हुए। मूर्ति पर एक छोटी सी दरार उभर आई, जिससे टूटने की एक धीमी सी आवाज पैदा हुई। इस छोटे से बदलाव को वहां मौजूद कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाया और सबके चेहरे खौफ से पीले पड्डी एच गए। नील गगन के 8वें राजकुमार ने ठंडी सांस ली। उसने आर्यन पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और तुरंत उड़ कर उस जगह से दूर चला गया। बाकी विदेशी प्रजातियां भी उड़ कर दूर जा खद्दी हुईं और वहां से नजर रखने लगीं। अगर हालात बिगड़ते तो उनके लिए यह तय करना आसान हो जाता कि रुकना है या भागना है। आर्यन के चेहरे के भाव बदल गए।
उस रहस्यमयी मूर्ति पर दरारें तेजी से फैल रही थीं। वह जोर से चिल्लाया, भागो, जल्दी करो। कृतिका, मेघना, गार्गी और काव्या ने घबराहट में तुरंत उसका पीछा किया और दूर से हालात देखने के लिए आसमान में उड़ियाच गए। कट देख, कट देख, कट देख। देव असुर मूर्ति पर दरारें लगातार बढ़ती जा रही थीं और एक प्राचीन, युगों पुरानी, अजेय और खौफनाक आभा और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन राक्षस अपनी नींद से जागने वाला हो। प्राचीन राक्षस खंडहर की गहराई में एक दमघोंटू दबाव महसूस होने लगा था। बूम! धरती और आसमान दोनों कांप उठे और एक खौफनाक दानव ऊर्जा सीधे आसमान की ओर फूट पड़ी। उस भयानक झटके की लहर ने आर्यन और उसके साथियों को हवा में दूर उछाल दिया। उसी समय पूरा प्राचीन राक्षस खंडहर बुरी तरह से कांपने लगा। दानव ऊर्जा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस पल रण अंबर महाद्वीप के पांचों क्षेत्रों, पूर्वी प्रांत, मध्य भूमि, उत्तरी व्योम क्षेत्र, दक्षिणी देव क्षेत्र और पश्चिमी मिश्रित क्षेत्र की सभी महान शक्तियों ने ऊर्जा के इस गगनचुंबी स्तंभ को देखा। उन सभी महान शक्तियों के चेहरे खौफ से भर गए और वे सब प्राचीन राक्षस खंडहर की ओर देखने लगे। नील मेघनगर, आर्य कुल का पवित्र पर्वत। पवित्र पर्वत की चोटी पर एक धुंधली सी आकृति खद्दी थी जो प्राचीन और अनंत लग रही थी। वह प्राचीन राक्षस खंडहर से उठने वाले उस विशाल ऊर्जा स्तंभ को देख रही थी और लंबे समय तक पूरी तरह से शांत रही। देवपतन वर्जित क्षेत्र में त्रिकाल सरोवर के पास एक बेहद स्पष्ट और चमकीली जोधी आंखें प्राचीन राक्षस खंडहर की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं। रणअंबर महाद्वीप के सभी प्रमुख वर्जित क्षेत्रों और निर्जन सीमांत भूमि के इलाकों में मौजूद अद्वितीय महान शक्तियां भी प्राचीन राक्षस खंडहर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रही थीं। पफ्ट! देव असुर मूर्ति आखिरकार पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और काले धुएं का एक विशाल बादल धीरे धीरे एक धुंधली सी आकृति में बदलने लगा। वह धुंधली आकृति 9 आसमानों के ऊपर खड्डी थी, मानो वह प्राचीन काल से वहीं मौजूद हो। उसकी ठंडी और बेरहम आंखों ने नीचे मौजूद सभी जीवित प्राणियों को देखा और फिर उसकी नजर आर्यन और उसके साथियों पर आकर टिक गई। इस पल आर्यन की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ ढह गई। वह भागना चाहता था लेकिन उसके कदम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। उसके पीछे मौजूद उन आंखों ने उसे अपना निशाना बना लिया था। वह राक्षसी परछाई इतनी भयानक थी कि धुएं के एक बादल से बनी महज एक परछाई में भी सम्राट की शक्ति महसूस हो रही थी। अगर उसके पास देवपतन तलवार न होती तो सम्राट शक्ति की केवल वह हल्की सी लहर ही उन सबको कुचलने के लिए काफी थी। विदेशी प्रजातियों की ओर से दर्जनों लोग पलक झपकते ही उस सम्राट शक्ति द्वारा कुचल दिए गए। वहीं 3 प्रमुख शाही कुलों और कई राजकुलों के पास कुछ गुप्त खजाने थे। उन लोगों के समूह ने मिलकर अपने गुप्त खजानों को सक्रिय किया, जिसके कारण वे उस सम्राट शक्ति को रोकने में सफल रहे। तीनों प्रमुख शाही कुलों के लोग बहुत शांत थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अन्य विदेशी प्रजातियों को जाहिर तौर पर इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और वे दहशत में थे। अपनी शुरुआती घबराहट के बाद वे भी धीरे धीरे शांत होने लगे। अनंत क्षेत्रों का उदय और पतन होता है, तारे टूटते हैं और चांद ढल जाता है। चुटकी बजाते ही अनंत युग बीत जाते हैं। एक लंबी नदी अनंत काल से बह रही है। यह अनंत क्षेत्रों के सरोवर को शुद्ध करती है, लेकिन केवल मैं ही परम दानव हूं। वे प्राचीन, पुरानी और अजेय आवाजें धीमी गति से गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे अतीत के अनंत काल से समय और स्थान को पार करके वर्तमान और सुदूर अतीत तक पहुंच रही हों। प्राचीन राक्षस खंडहर में दानव ऊर्जा और भी ज्यादा घनी हो गई थी। आर्यन और उसके साथियों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी दानव भूमि में आ गए हों और उस दानव ऊर्जा के भीतर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं जैसे बहुत सारे राक्षस पागलों की तरह नाच रहे हों। आर्यन और उसके साथियों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आसमान में मंडराती वह राक्षसी परछाई सच में बहुत भयानक थी। वह राक्षसी परछाई खुद से कुछ बुदबुदाई, फिर कुछ पल के लिए शांत हो गई और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। हा हा! कितनी हंसी की बात है कि नक्षत्र सम्राट के पास दूरदर्शिता नहीं थी और सम्राट चंद्रमा में कोई समझदारी नहीं थी।
वे उस समय इस परम दानव को मारने में नाकाम रहे थे। अब तुम सब मिट्टी में मिल चुके हो, जबकि यह परम दानव आकाश और पृथ्वी के बीच हमेशा के लिए जीवित है। आज के बाद यह रण अंबर संसार इस परम दानव का सर्वोच्च राक्षसी साम्राज्य होगा। क्या सच में ऐसा है? तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, क्या तुम्हें एक सम्राट ने यहां कैद करके नहीं रखा था? फिर इसमें इतना घमंड करने वाली क्या बात है? एक हल्की सी आवाज ने परम दानव के घमंड को चकनाचूर कर दिया। सभी की निगाहें बोलने वाले शख्स पर टिक गईं। विदेशी योद्धाओं के चेहरों पर मजाक उड़ाने वाला भाव था। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे खतरनाक समय में आर्यन उस परम दानव के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत करेगा। क्या यह सीधे सीधे अपनी मौत को बुलावा देना नहीं था? भले ही परम दानव को अनंत काल से कैद रखा गया था और उसकी युद्ध शक्ति अभी अपने चरम पर नहीं थी, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आकाश तत्व क्षेत्र की कोई तुच्छ चींटी चुनौती दे सके। नील गगन के 8वें राजकुमार ने भी आर्यन की ओर देखकर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसे लगा कि उसने आर्यन को कुछ ज्यादा ही समझदार मान लिया था। परम दानव ने बस नक्षत्र सम्राट की दूरदर्शिता की कमी का जिक्र किया था और इसी बात ने उसे इतना भद्दका दिया कि उसने हालात की गंभीरता को भूलकर परम दानव से पंगा ले लिया। ऐसी मूर्खता करने वाला शख्स उसका दुश्मन बनने के लायक कैसे हो सकता था? परम दानव ने ठंडी सांस ली और आर्यन पर एक रूखी नजर डाली। आर्यन के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे। परम दानव की बर्फीली और खौफनाक नजरों के सामने वह जरा भी नहीं हिचकिचाया। देवपतन तलवार के बचाव के कारण परम दानव की सम्राट शक्ति का उस पर बहुत कम असर हो रहा था। फिर भी आर्यन और कृतिका का समूह उस सम्राट शक्ति के दबाव से घायल हो गया था और उनके होठों के कोनों से खून बहने लगा था। परम दानव ने बेपरवाह स्वर में कहा, दिलचस्प है, तो यह देवपतन तलवार है। नक्षत्र सम्राट का एक वंशज सच में यहां खद्दिद्धा है। हा हा हा, नक्षत्र सम्राट के पास सच में कोई दूरदर्शिता नहीं थी। तुम्हारा वंशज अपने हाथों से देवपतन तलवार यहां लेकर आया है। क्या वह खास तौर पर इस परम दानव का इस दुनिया में स्वागत करने आया है? महादानव ने देवपतन तलवार को घूर कर देखा। उसकी आंखों में खौफ तो था, लेकिन साथ ही उसे पाने की एक पागल कर देने वाली लालसा भी थी। यह एक ऐसी प्राचीन तलवार थी जिसमें देवता और दानव दोनों का वास था। युगों युगों से जिसने भी इस तलवार को धारण किया, उसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ था। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि यह अतुलनीय शक्ति वाली एक प्राचीन तलवार थी। अगर कोई महान सम्राट के स्तर तक पहुंच जाए और इस देवपतन तलवार को धारण कर ले, तो वह अकेले ही पूरे स्वर्गीय क्षेत्रों में तबाही मचा सकता था। कई युगों पहले महादानव को यहां कैद कर दिया गया था। उसने नक्षत्र सम्राट और सम्राट चंद्रमा दोनों का सामना किया था, फिर भी उसे कोई मार नहीं पाया। बस यहां मुहर लगाकर कैद कर दिया गया। अब अपने पुराने दुश्मन के वंशज आर्यन को सामने पाकर महादानव आर्यन को बेहद ठंडी और खौफनाक नजरों से घूर रहा था। वैसे तो उसकी नजरों में आर्यन एक मामूली चींटी से बढ़कर कुछ नहीं था, जिस पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं था। लेकिन आर्यन नक्षत्र सम्राट का वंशज था और यही बात सब कुछ बदल देती थी। दुश्मन चाहे चींटी ही क्यों ना हो, उसे कुचल देना ही सही था। तुम मुझे मारना चाहते हो? आर्यन ने उस दानवी परछाई को तीखी नजरों से देखा। महादानव अब केवल एक परछाई बनकर रह गया था। वह अपने पुराने सुनहरे दौर में नहीं था। फिर भी वह कोई ऐसा नहीं था जिससे आर्यन मुकाबला कर सके। इस वक्त भागने की कोशिश करना भी बेकार था। इस दानवी परछाई जैसी महाशक्ति के लिए धरती को सिकोड़ दाचकर 1 इंच कर देना एक मामूली सा खेल था। वह एक ही कदम में हजारों मील के पहाड़ों, नदियों, यहां तक कि पूरी दुनिया को पार कर सकता था। महादानव ने बद्धी बेरुखी से कहा, तुच्छ चींटी, तू इस लायक भी नहीं है कि मैं खुद अपने हाथों से तुझे मारूं। अगर तू मेरी हत्यारी आभा की एक छोटी सी लहर से भी बच निकला तो समझ लेना कि तू परीक्षा में पास हो गया। तब मैं तेरी जान बख्श दूंगा। हम हत्यारी आभा की एक लहर? तुम एक महान सम्राट के बराबर की सर्वोच्च सत्ता हो। तुम्हारी हत्यारी आभा की एक मामूली सी लहर भी किसी अर्ध सम्राट और मानव सम्राट को राख में मिलाने के लिए काफी है। यह आर्यन भैया के साथ सरासर नाइंसाफी है।
इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? कृतिका ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। सामने खड़ीदिधा दुश्मन भले ही एक महान सम्राट के बराबर का महाबली क्यों न हो, लेकिन कृतिका के दिल में कोई खौफ नहीं था। आर्यन के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। अगर महादानव उसे अभी इसी पल कुचलकर राख भी कर देता, तब भी वह पीछे नहीं हटती। मेघना ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, एक महान सम्राट की हत्यारी आभा अपनी एक सोच से आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है, एक ही इशारे में तारों को काट कर गिरा सकती है। यह कोई बराबरी की लड़ाई नहीं है। अगर यह समान स्तर की लड़ाई होती तो तुम किसी भी कीमत पर आर्यन के सामने टिक नहीं पाते। क्या तुम में उसी स्तर पर लड़ने की हिम्मत है? गार्गी ने ताना मारते हुए कहा। हम्फ! महादानव ने गुस्से से फुफकार भरी और तभी सम्राट शक्ति की एक भयानक लहर सीधे उन सब की ओर बढ़ गई। उस भयानक झटके से आर्यन और बाकी सभी के मुंह से खून की कई उल्टियां निकल पड़ीं। वह सम्राट शक्ति इतनी खौफनाक थी, देवपतन तलवार की सुरक्षा के बावजूद वे सब बुरी तरह घायल हो गए थे। नील गगन के 8वें राजकुमार और व्योम असुर वंश के बाकी लोग यह सब देखकर कमीनी मुस्कान दे रहे थे। वे आर्यन और उसके साथियों को बर्बाद होते देख अंदर ही अंदर बहुत खुश थे, जैसे महादानव की उनसे कोई खास दुश्मनी न हो। विदेशी योद्धा मन ही मन मजे ले रहे थे। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि आर्यन का खेल अब खत्म है। उनके सामने खदधी वह दानवी परछाई वही खूंखार हस्ती थी जिसे प्राचीन युग में नक्षत्र सम्राट और सम्राट चंद्रमा ने मुहर लगाकर कैद किया था। वह नक्षत्र और चंद्रमा दोनों सम्राटों के युगों में जिंदा बच गया था और आज तक उसी कैद में था। भले ही वह दानवी परछाई अब अपने प्राचीन युग वाले असली और सबसे ताकतवर रूप में नहीं थी, लेकिन फिर भी आकाश तत्व क्षेत्र का कोई मामूली योद्धा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। बाकी सब बातें तो दूर, उसकी सम्राट शक्ति की महज एक लहर ही मानव राजा क्षेत्र से नीचे के किसी भी योद्धा को कुचलने के लिए काफी थी। अगर देवपतन तलवार की सुरक्षा न होती तो आर्यन और उसके साथी उस सम्राट शक्ति के एक ही वार में कब के राख हो चुके होते। महादानव ने बेरुखी से कहा, मुझे अपना काम करने के लिए तुम्हारे उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। चींटियों का एक झुंड, अगर मैं इन्हें कुचलना चाहूं तो कुचल दूंगा। मुझे रोकने वाला कौन है? तुम मेरे पूर्वजों के हाथों बुरी तरह हारे हुए एक मामूली से कैदी हो। युगों से इस कैद में सडीडीएच रहे हो और फिर भी इतनी बड्ढी बड्ढी बातें हाँकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन ने व्यंग्य करते हुए कहा। बिल्कुल सही, एक हारे हुए सेनापति की औकात ही क्या है? बेशर्म कहीं का, बूढ़ा और नीच। कृतिका और बाकी सबने भी ताने मारने शुरू कर दिए। वे अच्छी तरह जानते थे कि आज उनकी मौत तय है, इसलिए अब उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने बिना कुछ छुपाए अपनी भद्दास निकालनी शुरू कर दी। महादानव साफ तौर पर कमजोरों पर अपना रोब झाँद रहा था, अपने सर्वोच्च स्तर का फायदा उठाकर उन्हें कुचल रहा था। जब मरना तय ही था तो क्यों न मरने से पहले उसे जी भरकर गालियां दी जाएं। अगर वे मर भी गए तो भी अपने इस दुश्मन को चैन से नहीं रहने देंगे। महादानव ने बेपरवाही से कहा, आर्य नक्षत्र, हम्फ, चंद्रमा, वे सब तो महज दूसरों की बिछाई हुई बिसात के मोहरे थे, बेचारे और नफरत के काबिल छोकरे। असल में मैं तेरे जैसी चींटी को मारने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन तेरी बदकिस्मती कि तू आर्य नक्षत्र का वंशज निकला। अब मरने के लिए तैयार हो जा। सन उस दानवी परछाई ने अपनी हत्यारी आभा का एक खौफनाक सैलाब छोड़ दिया जो सीधे आर्यन और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगा। चारों दिशाएं उस भयानक सम्राट शक्ति से थर्रा उठीं। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी जगह को पल भर में राख कर देगा। पूरा प्राचीन राक्षस खंडहर कांपने लगा और 9 आसमान जैसे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे। एक सोच आकाश और पृथ्वी को हिला देती है, एक सोच पूरे ब्रह्मांड को मिटा देती है। यह था एक महान सम्राट। यह स्वर्गीय क्षेत्रों की सबसे खौफनाक और चरम शक्ति थी, जिसके हाथ में सम्राट शस्त्र हो, जो आकाश गंगा से तारों को तोड़ डाट कर गिरा सकता हो। ऐसी शक्ति जो आकाश को हिला और धरती को पलट सकती थी। आर्यन के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी। उसने एक पल भी गंवाए बिना तुरंत सभी को अंबर विहारी पवित्र चित्र के अंदर खींचने की तैयारी कर ली।
अंबर विहारी पवित्र चित्र के रहस्य और देवपतन तलवार की ताकत से शायद वे अपनी जान बचा सकें, वरना एक महान सम्राट की हत्यारी आभा के सामने मौत तो पूरी तरह पक्की थी। नील गगन के 8वें राजकुमार और व्योम असुर वंश के बाकी लोग मन ही मन जोरदार ठहाके लगा रहे थे। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि आर्यन का खेल अब हमेशा के लिए खत्म है। एक महान सम्राट की हत्यारी आभा के आगे सारी दुनिया भस्म हो जाती है। देवपतन तलवार की ढाल होने के बावजूद आर्यन और उसके साथियों का मिटना तय था, क्योंकि बिना किसी महाशक्तिशाली योद्धा के देवपतन तलवार अपनी पूरी ताकत कभी दिखा ही नहीं सकती थी। और तो और उनके सामने खद ही वह दानवी परछाई कोई ऐसा वैसा खतरा नहीं थी। वह एक महान सम्राट से टक्कर ले सकती थी, जिसने 2 पीढ़ियों के महान सम्राटों का कहर सहा था और फिर भी जिंदा थी। यही बात साबित करती थी कि वह हस्ती कितनी ज्यादा खौफनाक थी। गूंज गूंज गूंज। ठीक उसी पल एक और चमत्कारिक घटना घटी। चट्टान के पास वाली गहरी खाई में कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा और वहां से एक प्राचीन, सुनसान और डरावना मार्ग धीरे धीरे बाहर उभरने लगा। शुरुआत में यह सिर्फ एक धुंधले साए या भ्रम जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे यह पूरी तरह से ठोस और असली आकार लेने लगा। वहां से एक बेहद विशाल, पुरानी और दर्द भरी आभा बाहर निकलने लगी, जिसमें कुछ अजीब और मनहूस ऊर्जा भी मिली हुई थी। यह पूरी तरह से लाल और काले रंग का एक खून से सना प्राचीन मार्ग था। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे साफ नजर आता कि यह प्राचीन मार्ग इंसानी खून और हड्डियों से बना हुआ था। उस प्राचीन मार्ग के ठीक बगल में अनंत और अथाह शून्य क्षेत्र था, जहां केवल भयानक ठंड और घुप अंधेरे का राज्य था। वह प्राचीन मार्ग उसी शून्य क्षेत्र के बीचों बीच स्थित था, जो युगों युगों से वहां हमेशा के लिए अमर था। उसमें से एक ऐसी खूंखार और जंगली आभा निकल रही थी, जो ऐसा महसूस करा रही थी मानो वह सबको खींचकर वापस आदिकाल में ले जाएगी। दिव्य खजाना सामने आ गया है। नील गगन का 8वां राजकुमार पागलों की तरह खुशी से झूम उठा। उसके चेहरे पर एक अलग ही लालच चमक रहा था। बाकी सभी विदेशी जातियां भी खुशी से उछल पड़ दीं। उस लालच में वे अपने सामने खद्दे मौत के खतरे को पूरी तरह भूल ही गए थे। उनका इस खतरनाक सफर पर आने का इकलौता मकसद प्राचीन राक्षस खंडहर के अंदर छिपे उसी महान अवसर को लूटना था। और अब उस प्राचीन मार्ग के सामने आते ही उन्हें अपनी मंजिल की उम्मीद नजर आने लगी थी। पुराने ग्रंथों और इतिहास के अनुसार वह महान खजाना इसी प्राचीन मार्ग के दरवाजे पर मौजूद था, और वो दरवाजा देव असुर मूर्ति के ठीक पास था, जहां इस वक्त उस दानवी परछाई ने कब्जा जमा रखा था। विदेशी योद्धा एक पल के लिए तो खुशी से पागल हो गए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे लटक गए। जब तक वह खौफनाक दानवी परछाई वहां खड़ी ही थी, किसी भी हाल में वह खजाना उन्हें नहीं मिल सकता था। प्राचीन आकाश मार्ग, हा हा हा। आर्य नक्षत्र में कोई रणनीति नहीं थी और चंद्रमा में कोई समझदारी नहीं। उन्होंने युगों युगों तक मेरे खिलाफ साजिशें रची, लेकिन आखिरकार मेरी ही मंजिल का रास्ता सजा दिया। प्राचीन युग की वो सारी कहानियां बिल्कुल सच निकली। यहां सच में एक आकाश मार्ग मौजूद है। हो सकता है यह उस अमर देव क्षेत्र की तरफ जाता हो जहां सारे देवता चले गए थे, या फिर शायद यह किसी और दीर्घायु क्षेत्र की ओर जाता हो। तुम दोनों ने मुझे यहां कैद तो कर दिया, लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी यही कैद एक दिन मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगी, है ना? महादानव एक खौफनाक और गूंजती हुई हंसी हंसने लगा। अमरदेव क्षेत्र, अमृता। आर्यन और उसके साथी ये सुनकर पूरी तरह सन्न रह गए, लेकिन साथ ही उनके रोंगटे भी खड्डे हो गए थे। वे बुरी तरह रोमांचित हो उठे। कोई भी योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर चमत्कारिक साधना सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसका स्तर बढ़ने से उसे दुनिया में ऊंचा रुतबा और इज्जत मिलेगी या बेहिसाब दौलत और खूबसूरत औरतें मिलेंगी, बल्कि इसका असली और सबसे बड़ा कारण यह था कि वे योद्धा पद के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना चाहते थे और अमृता हासिल करना चाहते थे। और इस वक्त वह प्राचीन आकाश मार्ग उनके बिल्कुल सामने खड्डा था और अमृता हासिल करने का वह सुनहरा मौका उनके हाथ में था। यह था असली अवसर, दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा खजाना। शायद सिर्फ इस मार्ग पर कदम रखने भर से ही
कोई अमर देव क्षेत्र या अमृता की भूमि में प्रवेश कर सकता था, जहां इंसान आकाश और पृथ्वी जितना लंबा जीवन जी सकता था और सूरज और चांद के साथ युगों युगों तक चमक सकता था। उस मुकाम पर पहुंचने के बाद युगों के बीतने की कोई चिंता नहीं होती, बुढ़ापे और मौत का कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि तब हमेशा के लिए अमृता मिल चुकी होती। अमृता, क्या यही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है? शानदार! अब हम अमर देवता बनने वाले हैं। वो सभी विदेशी योद्धा खुशी के मारे पागल हो रहे थे। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि इस जगह का असली खजाना क्या है। यह अमर देवता बनने का मौका था, अमर देव क्षेत्र तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता। गूंज! आर्य नक्षत्र के हाथ में देवपतन तलवार हल्की सी कांप उठी। उसने महसूस किया कि देवपतन तलवार उस प्राचीन आकाश मार्ग से बहुत खौफ खा रही थी, जो इस बात का इशारा था कि अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा है। उसी समय उसने छानबीन करने के लिए अपनी नक्षत्र दिव्य नेत्र तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे वहां केवल अराजकता नजर आई, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उस प्राचीन आकाश मार्ग के सामने नक्षत्र दिव्य नेत्र पूरी तरह से बेकार साबित हो रहे थे। आर्य नक्षत्र को हमेशा से लग रहा था कि इस आकाश मार्ग में कुछ तो गिड़गिड़ा है। यह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा विदेशी योद्धा सोच रहे थे। शायद यह कोई सृजन भूमि नहीं, बल्कि तबाही और मौत का कुआं था। यहां से दूर रहो, देवपतन तलवार हमें चेतावनी दे रही है। इस आकाश मार्ग में जरूर कोई बहुत बड़ा खतरा है। शायद यहां कोई खजाना या सृजन नहीं है, बल्कि यह तबाही की जगह हो सकती है। आर्य नक्षत्र ने छुपकर कृतिका और बाकी सबको आवाज भेजी और उन सभी को वहां से दूर ले जाने की तैयारी करने लगा। हम्फ! आर्य नक्षत्र का यह गुप्त संदेश उन विदेशी योद्धाओं से तो छुप सकता था, लेकिन महादानव से कैसे छुपता? महादानव ने खौफनाक आवाज में फुफकारते हुए कहा, आर्य कुल के छोकरे, कहां भागने की कोशिश कर रहा है? जब तक मैं यहां खड़ी रिधा हूं, क्या तेरा यहां रुकना या जाना तेरी मर्जी पर निर्भर करता है? महादानव की वह ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजी, जिसमें एक सर्वोच्च और भयानक रोब भरा हुआ था। किसी पुनर्जन्म लिए हुए देव सम्राट की तरह उसने आर्य नक्षत्र पर अपनी बर्फीली नजरें डालीं। उसकी वह हत्यारी आभा इतनी खौफनाक थी कि मानो वह 9 आसमानों के टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। तो तुम चाहते क्या हो? भले ही तुम महादानव हो, लेकिन क्या तुम किसी ऐसे इंसान को डरा सकते हो जिसे मौत का कोई खौफ ही ना हो? आर्य नक्षत्र ने ताना मारते हुए कहा। उसे महादानव से कोई डर नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मौत ही तो मिलती। एक सम्राट के बराबर ताकत रखने वाली इस सर्वोच्च हस्ती के सामने उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि उसके पास अंबर विहारी पवित्र चित्र में छुपने का भी कोई मौका नहीं था। महादानव सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। नक्षत्र सम्राट और सम्राट चंद्रिमा 2 पीढ़ियों के महान सम्राटों के गुजर जाने के बाद भी वे उसे मार नहीं पाए थे, बस उसे मुहर लगाकर कैद कर पाए थे। ऐसी हस्ती भला कितनी खूंखार और ताकतवर रही होगी। नील गगन का 8वां राजकुमार और बाकी सभी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि आर्य नक्षत्र बहुत बद्धा बेवकूफ है। महादानव की आंखों के ठीक सामने से खिसकने की कोशिश करना एक बहुत ही बेवकूफी भरा कदम था, जिसने महादानव को और भी ज्यादा भद्दका दिया था। महादानव ने बेरुखी से कहा, नक्षत्र सम्राट का वंशज होने के नाते तू सच में बाकी जातियों के कचरे और बेकार लोगों से काफी अलग है। अगर तू मेरे वंश का कोई बच्चा होता तो मैं यकीनन अपनी पूरी ताकत लगाकर तुझे एक महान योद्धा बनाता, लेकिन अफसोस, तू नक्षत्र सम्राट का वंशज है। मौत दुनिया की सबसे खौफनाक चीज नहीं है। मैं तुझे दिखाऊंगा कि मौत से भी ज्यादा खौफनाक क्या होता है। तेरे साथ खड्डधी, ये चारों लड्डकियां तेरे दिल के बहुत करीब हैं। तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे चुन ले, और मैं बाकी तीनों को इस आकाश मार्ग का रास्ता नापने के लिए अंदर फेंक दूंगा। चारों में से एक चुनो। नील गगन का 8वां राजकुमार और बाकी लोग किनारे खड्डे होकर इस तमाशे का मजा ले रहे थे। वे तुरंत आकाश मार्ग के अंदर इसलिए नहीं घुसे क्योंकि महादानव अभी भी वहीं खड़ा था। आर्य नक्षत्र ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसका दिल क्रोध की आग में जल रहा था, लेकिन इस वक्त वह महादानव के सामने कुछ भी नहीं था।
यह एक ऐसा राक्षस था जिसे नक्षत्र सम्राट और सम्राट चंद्रमा भी मार नहीं पाए थे, सिर्फ कैद कर पाए थे। उसके सामने आर्य नक्षत्र की कोई औकात नहीं थी। आर्य नक्षत्र ने कृतिका की तरफ देखा। वह उसके बचपन का प्यार थी और उसके दिल में बसने वाली सबसे पहली लाडचकी थी। आर्य नक्षत्र, मुझे मत चुनना, मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता। कृतिका का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन वह रोई नहीं। वह खुद को मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह आर्य नक्षत्र के लिए कोई मुश्किल खद्दी नहीं करना चाहती थी। यह महादानव की एक खौफनाक साजिश थी और वह किसी भी कीमत पर उसे कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। उसने मध्य भूमि को छोड़ दिया था और हजारों पहाड़ और नदियां पार करके सिर्फ आर्य नक्षत्र को ढूंढने और उसके साथ रहने के लिए यहां आई थी। वह आर्य परिवार में आर्य नक्षत्र की मदद करने आई थी, न कि उसके लिए कोई मुसीबत या परेशानी खद्दी करने के लिए। आर्य नक्षत्र ने एक गहरी सांस ली और फिर मेघना की तरफ देखा। मेघना तब से आर्य नक्षत्र के साथ थी जब वह बस एक मामूली योद्धा बना था। वह हमेशा उसे एक महान मुकाम तक पहुंचने में मदद करना चाहती थी और मेघना की मांग बहुत ही सीधी सी थी। वह बस यही उम्मीद करती थी कि आर्य नक्षत्र उसके साधना पथ की रक्षा करेगा। यह महादानव की एक गहरी साजिश है। वह बस हमारे साथ एक गंदा खेल खेलना चाहता है ताकि हमारी दिमागी हालत टूट जाए और उसे मजा आए। तुम उसकी इस चाल में मत फंसना। मेघना की तारों जैसी चमकती आंखों में समझदारी झलक रही थी। वह खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि आर्य नक्षत्र उसे न चुने। जब उसने उस वक्त आर्य नक्षत्र को चुना था तो उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा था। जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ था और वह बस हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती थी। उसकी कोई बड्ढी चाहत नहीं थी, बस जीवन भर का साथ चाहिए था। अगर किसी दिन वह उसके लिए एक बोझ बन जाती तो वह मरना पसंद करती, लेकिन कभी उसका बोझ या उसकी कमजोरी नहीं बनती। मेघना किसी भी हाल में खुद को आर्य नक्षत्र की कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी, क्योंकि जब इंसान की कोई कमजोरी होती है तो दुश्मन उसका हमेशा फायदा उठाते हैं। आर्य नक्षत्र ने धीरे से अपना सिर हिलाया और गार्गी की ओर देखकर कहा, तुम वो क्या लगा रखा है? यह यंग मास्टर दुनिया में सबसे बेखौफ और शानदार है। क्या मैं इस बूढ़े राक्षस से डरने वाली हूं? अगर मौत आती है तो आने दो। 20 युगों के बाद यह यंग मास्टर फिर से एक शानदार और हसीन नौजवान बनकर लौटेगा। तुम्हें मुझे इस तरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे। यह यंग मास्टर अपनी 2 मंगेतरों कृतिका और मेघना से जुदा होने का दुख मना रहा है, तुम्हारे लिए नहीं। गार्गी जोर से ठहाका लगाते हुए बेफिक्री से बोली। ऊपर से देखने पर वह बिल्कुल बिंदास, खुशमिजाज और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी, मानो वह कोई खुले दिल वाला मर्द हो, शानदार और बेखौफ। लेकिन उसके दिल के अंदर असल में क्या चल रहा था? क्या वह सच में कृतिका और मेघना के लिए परेशान थी? शायद। जब उसने वो बातें कहीं तो खुद उसे भी अपनी ही बातों पर यकीन नहीं हुआ था। आखिरकार आर्य नक्षत्र ने काव्या की ओर देखा। तुम जाओ। तुम कमीने, बेशर्म, नीच कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को इस मुसीबत में छोड़ देकर भाग जाऊंगी? तुमने मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। काव्या ने गुस्से और शर्म से लाल होते हुए आर्य नक्षत्र की ओर उंगली उठाई और उसे कोसते हुए चिल्लाई। आर्य नक्षत्र ने अपना सिर हिलाया। तुम चली जाओ। इस तरह अपनी जान आफत में क्यों डाल रही हो? हम तो अभी हाल ही में मिले हैं। मैं तुम्हारा कोई एहसान अपने सिर पर नहीं रखना चाहता। चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी। काव्या ने जिद में अपना सिर हिलाया। चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वह वहां से हटने को तैयार नहीं थी। नील गगन का 8वां राजकुमार और उसके साथी कमीनी हंसी हंस रहे थे। जब कोई वहां से जाने को तैयार ही नहीं था तो आर्य नक्षत्र और उसके साथियों का एक साथ राख होना बिल्कुल तय था। उस वक्त उनकी लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। यह कितनी दर्दनाक बात थी ना। लेकिन मरते वक्त भी 4 अप्सराओं जैसी सुंदरियां उसका साथ निभा रही थीं। तो क्या आर्य नक्षत्र सच में किस्मत वाला नहीं था? महादानव जोर से हंसा। हा हा हा, बड़ा मजेदार खेल है। नक्षत्र सम्राट के वंशज सच में बहुत दिलकश हैं, जो हर तरह की सुंदरियों को अपनी ओर खींच लेते हैं।
ऐसा लगता है कि ये चारों ही तुम्हारा साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मेरे पास इन चारों को आकाश मार्ग में फेंकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने वादे से मुकर रहा हूं, बल्कि ये खुद ही यहां से जाना नहीं चाहती। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। आर्य नक्षत्र गुस्से से पागल होकर दहाड़ा। महादानव फिर से हंसा। जरा देखो तो, यह एक मामूली चींटी का गुस्सा है, बेबसी से भरा हुआ गुस्सा। लेकिन इस गुस्से का क्या फायदा? जो होना है वो होकर रहेगा और तुम उसे रोकने के लिए पूरी तरह से लाचार हो। अफसोस, युगों युगों से इस दुनिया के सामने न आने और किसी से बात न करने की वजह से मैं थोड़ा ज्यादा ही बातूनी हो गया हूं। रुको, मेघना ने महादानव को बेहद ठंडी और तीखी नजरों से देखते हुए कहा। चूंकि हम चारों का मरना पहले से ही तय है, तो कृपया आर्य नक्षत्र को यहां से जाने दो। हम चारों अपनी जान और खून की बाजी लगाकर इस आकाश मार्ग का रास्ता नापने के लिए तैयार हैं। बस उसकी जान बख्श दो। क्या? आर्य नक्षत्र ने अपने सामने खड़ी उस मजबूत इरादों वाली लड़की को देखा और उसका दिल बुरी तरह कांप उठा। एक इंसान की पूरी जिंदगी में ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो उसके लिए खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हों। अगर किस्मत से कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो क्या उसे अपनी जान से भी बढ़कर नहीं चाहना चाहिए? लेकिन बदकिस्मती से अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा था। वह इस दर्दनाक किस्मत को कैसे मान लेता? यह वह आखिरी अंजाम नहीं था जो वह चाहता था। आर्य नक्षत्र जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं आकाश मार्ग में जाऊंगा। महादानव, क्या तुम मेरे पूर्वज नक्षत्र सम्राट से नफरत नहीं करते? तुम मेरी मौत चाहते हो ना? ठीक है, दूसरों को इसमें मत घसीटो। उनके पूर्वजों की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। एक महान सम्राट के बराबर की ताकत रखने वाले महाबली होने के नाते तुम इतने छोटे दिल वाले तो नहीं हो सकते कि चंद मासूमों की जान न बख्श सको, है ना? आर्य नक्षत्र, मेरी बात सुनो। बेवकूफी भरी बातें मत करो। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जीना। बस इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम्हारी कृतिका अब तुम्हारे साथ सूरज को उगते और ढलते नहीं देख पाएगी। कृतिका ने एक बेहद प्यारी सी मुस्कान दी। वह अपने आखिरी पलों में आर्य नक्षत्र के सामने अपना सबसे खूबसूरत और हसीन चेहरा दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। गार्गी जोर से हंसी और आर्य नक्षत्र की पीठ थपथपाते हुए बोली, हम पक्के भाई हैं। तुम्हें जिंदा रहना होगा। यह यंग मास्टर तो अब 3-3 हसीन अप्सराओं के साथ मजे करने जा रहा है। तुम कमीने, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुमने अभी तक मेरा वो शिकार वापस नहीं किया है, तो तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? काव्या ने मुंह फुलाते हुए कहा। बूम! महादानव ने एक खौफनाक और विशालकाय काले दानवी पंजे को आकार दिया, जिसने पूरे आसमान और सूरज को ढक लिया था, और वह झपट्टा मारकर कृतिका और बाकी तीनों लड्ढाकियों की तरफ बढ़ा।